जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के यूजेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रीपोजिशन का हम यूज कहाँ करते हैं। जैसे मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था प्रीपोजिशन के बारे में, उनको मैंने डिटेल में आपको प्रीपोजिशन के विषय में बताया था कि प्रीपोजिशन कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। जब कोई सर्वनाम या जब कोई नाउन जो होता है, नाउन और प्रोनाउन किसी अलग जो है नाउन प्रोनाउन को जब हमें कनेक्ट करना होता है, जोड़ना होता है, तो जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन आज हम समझेंगे कि प्रीपोजिशन जो होता है वो कैसे हम प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे प्रीपोजिशन के बारे में आपको बताया था कि प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ पॉजिटिव क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, ठीक है, मटेरियल क्या होता है। इन सारे प्रीपोजिशन के विषय में आप सभी को मैंने बताया था। तो आज हम इसके प्रयोग के विषय में जानेंगे कि इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। तो देखिए पहला जो इसमें रूल है, पहला रूल है संबंध बोधक अवयव, ठीक है। संबंध बोधक अवयव, ठीक है, यानी कंपाउंड की जो बात करते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन की जो हम बात करते हैं, तो संबंध बोधक अवयव सामान्यतः संज्ञा तथा सर्वनाम पदबंध के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज लुकिंग एट मी, तो जो सर्वनाम के पहले, यानी सर्वनाम जो है, सर्वनाम के पहले हमने यहाँ पे इसको प्रयोग किया है कि एट का प्रयोग हम पहले करते हैं कि ही इज लुकिंग एट मी, एट मोहन, ही इज लुकिंग एट मोहन। तो मैं, मोहन मुझे क्या कर रहा था, देख रहा था या देख रहा है, मोहन मुझे देख रहा है। तो एट का जो प्रयोग हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वनाम से पहले करेंगे, ठीक है। दूसरे वाक्य में देखते हैं कि श्याम इज स्टेयरिंग एट मी, ठीक है। जो यहाँ पे मी है, मी से पहले जो आपका सर्वनाम है, हमने उसका क्या प्रयोग किया, हमने यहाँ पे एट का प्रयोग किया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य है, यानी संबंध बोधक अवयव की समानता किसके, संज्ञा या सर्वनाम से बिल्कुल पहले प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए, ये आपका व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन है, और ये भी आपका क्या है, एक तरह से सर्वनाम है। मी जो है आपका क्या है, सर्वनाम है, जो आई की जगह प्रयोग किया गया है या किसी भी व्यक्ति के ऑब्जेक्ट की जगह आपका प्रयोग किया गया है, मी हो गया। और ये आपका क्या है, संज्ञा हो गया। संज्ञा जो के पहले हमने किसका प्रयोग किया, एट का प्रयोग किया। दूसरे रूल के विषय में जानेंगे कि जब किसी वाक्य में कर्म कोई छिपा हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, जब कोई कर्म है उसमें कोई छिपा हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप सभी जानते हैं कि क्या होते हैं, जैसे वाट हो गया, विच हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट डिड सी लुक एट, तो कह रहा है इस वाक्य के अंत में संबंध बोधक अवयव लगाया जाता है। तो वाक्य के अंत में अगर कोई इस तरह का वाक्य आपको मिलता है, यानी वाट का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, जो वाट है, वाट के बाद आपको एट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कि विच ऑफ द दीज नॉवेल्स आर यू टॉकिंग ऑफ, ठीक है। तो देखो, विच ऑफ द दीज नॉवेल्स आर टॉकिंग ऑफ, तो ऑफ का जो प्रयोग किया गया है ये बिल्कुल अंत में किया गया है। तो विच ऑफ दीज नॉवेल्स आर यू टॉकिंग ऑफ, ठीक है। तो टॉकिंग ऑफ का जो प्रयोग किया गया है, यानी ऑफ का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पे बिल्कुल अंत में किया गया है, ठीक है। तो जैसे आपको समझना है कि ये जो किस तरह के है वाक्य हैं, ये किस तरह के आपके प्रीपोजिशंस हैं, जिसके विषय में आपको जानना जरूरी है। साथ में ये भी समझना है कि आप इसको कैसे किसी के सामने जो है प्रकट करेंगे, किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में आप इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमें सिर्फ इतना समझना है कि वाट क्या है, वाट आपका ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, विच क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो जस्ट उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, यानी हमें अंत में जो है किसी भी यहाँ पे संबंध बोधक अवयव का प्रयोग करेंगे। तो जो एट है ये आपका क्या है, संबंध बोधक अवयव है। ऑफ क्या है आपका, संबंध बोधक अवयव है। ये मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक तीसरा हम रूल देखते हैं कि यदि अप्रत्यक्ष कर्म को प्रत्यक्ष कर्म से पहले लगा देते हैं तो संबंधवाचक अवयव को हटा सकते हैं। यानी अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष मतलब जो स्थिर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर्म को प्रत्यक्ष कर्म से पहले लगा देते हैं तो संबंधवाचक अवयव को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे सुषमा ऑफर्ड मी प्रेसिडेंटशिप, ठीक है। तो सुषमा ऑफर्ड मी, यहाँ जो मी है इसको हम हटा सकते हैं। तो जो है ऑफर्ड मी, आई गेव हर ए मैगजीन, तो जो यहाँ पे हर है इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। इसमें हटा के हम बना सकते हैं सुषमा ऑफर्ड प्रेसिडेंटशिप, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये चीजें हमने लगाया है, ठीक है।
चौथा पॉइंट है संबंध बोधक अवयव। ठीक है, संबंध बोधक अवयव का प्रयोग कुछ शब्दों और क्रियाओं के बाद नहीं करना चाहिए। कह रहा है संबंध बोधक अवयव का जो प्रयोग है वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उसके बाद हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कविता रिसेम्बल्स विथ हर फादर, तो ये इनकरेक्ट वर्ड है। यहाँ पे हमने देखो लिख रखा है इनकरेक्ट, तो कविता रिसेम्बल्स विथ, अब विथ भी लगा रखा है और हर भी लगा रखा है, तो यहाँ पे हमें विथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो कि इसको करेक्ट कर दिया है, करेक्ट क्या किया है, कविता रिसेम्बल्स हर फादर, कविता, यहाँ पे विथ को हमने क्या किया, हटा दिया है। तो हटाने के बाद हमें क्या बना कि कविता रिसेम्बल्स हर फादर, ये क्या है आपका करेक्ट वर्ड है। तो यहाँ पे जो हमने पहले में विथ लगाया था, विथ हमें नहीं जोड़ना है बल्कि डायरेक्टली हमें हर के साथ ही इसका प्रयोग करना है। कविता रिसेम्बल्स हर फादर। पांचवा हम देखते हैं कि पांचवा कह रहा है कि दिशा बोध के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। दिशा, दिशा का मतलब आपको डायरेक्शन बोध के लिए ही क्या किया जाता है, एट का प्रयोग कर सकते हैं या किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है कि ज्ञानचंद फायर्ड एट द डॉकेट, ज्ञानचंद हैड फायर्ड एट डॉकेट। तो यहाँ पे देखो एट का जो प्रयोग किया गया है एक दिशा बोधक के लिए किया गया है। तो फायर्ड मतलब एक दिशा में उसने क्या किया, फायर्ड किया है। तो एट का जो प्रयोग किया गया है किसका, एक दिशा बोधक के लिए, एक डायरेक्शन के लिए किया गया है। दूसरा है हिमांशु एम्ड एट द टाइगर। तो जो एट का प्रयोग किया गया है यहाँ पे एक दिशा बोधक के लिए किया गया है, दिशा बताने के लिए किया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है सभी को, दिशा बोध के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम आप कोई भी सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं छठा नंबर कह रहा है कि इनका प्रयोग व्यापक जगह या समय के लिए किया जाता है। जो इन है, इन जो आपका प्रीपोजिशन होता है उसको हम यहाँ पे करते हैं व्यापक जगह या समय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, आई गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, तो इनका जो प्रयोग किया गया है ये मॉर्निंग के लिए किया गया है, समय यानी शाम के लिए किया गया है। तो बिल्कुल आप आसानी से इसको बना सकते हैं कि मैं जो है शाम को, मैं शाम को जो है टेम्पल जाता हूँ यानी मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल इन द इवनिंग। इसके बाद है राहुल लाइव्स एट अशोक विहार इन दिल्ली। तो देखो यहाँ पे जो इनका प्रयोग किया गया है, इनका प्रयोग यानी दिल्ली में रह रहा है, कहाँ पे, अशोक विहार में। ठीक है, दिल्ली के अशोक विहार में वो रह रहा है। राहुल लाइव्स एट दिल्ली अशोक विहार इन दिल्ली, तो वो दिल्ली के अशोक विहार में वो रह रहा है। ठीक है, तो एक व्यापक जगह या समय के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सातवां नंबर देखते हैं पर या ऊपर के अर्थ के लिए ऑन स्थिर वस्तु के लिए किया जाता है तथा गतिशील के लिए हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी टेबल के ऊपर अगर हम सेब रखे हैं, अगर हम उसको हम सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे स्थिर है तो हम क्या कहेंगे, स्थिर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर वो ऊपर चल रहा है यानी गतिशील है तो हम उसको क्या कहेंगे, अपॉन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों वर्ड्स लिख रखा है कि there is on orange on the table, तो on the table, और यहाँ पे भी लिख रखा है on the floor, the book is laying on the floor। तो ये जो फ्लोर है, जो ऑन का प्रयोग किया गया है, ये बिल्कुल स्थिर वस्तुओं के लिए किया गया है कि there is an orange on the table, the book is laying on the floor। तो इन दोनों कंडीशन में हमने ऑन का प्रयोग किया है, लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, तो स्थिर वस्तुओं के लिए हमें ऑन का प्रयोग करना है, और किसी के ऊपर कोई वस्तु अगर गतिशील है यानी चल रही है तो उस कंडीशन में हमें किसका प्रयोग करना है, अपॉन का प्रयोग करना है। ठीक है, आठवां नंबर देखते हैं। देखिए टिल का प्रयोग, हमें जो टिल का प्रयोग है समय के लिए तथा टू का प्रयोग समय तथा स्थान दोनों के लिए किया जाता है। टिल, टिल का प्रयोग हम सिर्फ समय के लिए करते हैं और टू का प्रयोग हम समय और स्थान दोनों के लिए करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे ममता स्लेप्ट टिल 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ममता स्लेप्ट टिल 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो टिल का प्रयोग किया गया है एक पर्टिकुलर समय के लिए किया गया है कि वो 5 o'clock मॉर्निंग में क्या करती है, वो मॉर्निंग तक सोती है। तक मतलब टिल का मतलब तक ही होता है, तो ममता मॉर्निंग सुबह 5 बजे तक सोती है। उसके बाद निर्मल वेंट टू कॉलेज। अब देखिए यहाँ पे कॉलेज क्या है, एक जगह है, और यहाँ पे हमने टू का प्रयोग कर दिया। तो निर्मल वेंट कॉलेज जाता है, तो टू यानी वेंट गया है, तो यहाँ पे वेंट लगाया हमने यानी सेकंड फॉर्म है, तो गया है। तो निर्मल वेंट टू कॉलेज यानी गया है, तो यहाँ पे जाता था लगेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि निर्मल वेंट टू कॉलेज, निर्मल जो है कॉलेज जाता था, तो यहाँ पे टू आपका लगा दिया हमने। ठीक है,
9वां हम पॉइंट देखते हैं। तो 9वां कह रहा है कि सिंस तथा फ्रॉम का प्रयोग किसी संज्ञा या शब्द समूह के पहले किसी समय बिंदु को बताते हैं का बोध किया जाता है। सिंस आपको मैंने बताया है, ग्रामर में ही बताया है कि सिंस का प्रयोग हम किसी निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने ये जैसे कोई भी सेंटेंस हो गया, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो वहां पे हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का जो प्रयोग किया जाता है वो अनिश्चित समय के लिए, जिसको कोई भी जो है समय की गणना नहीं हो सकती है, जैसे 1 मंथ, 4 मंथ, 1 साल, 2 साल या 1 घंटा, 2 घंटा, तो ये फॉर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे 5 बजे, 4 बजे, मॉर्निंग, 99, कोई ईयर हो गया, इस तरह के जो समय होते हैं हम वहां पे सिंस का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे इसको, संजय हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 AM। तो संजय कितने बजे तक पढ़ता है, हैज पढ़ रहा था, यानी जो हैज बीन है यहाँ पे, हैज बीन हमने लगाया कि स्टडिंग 8 AM, तो यहाँ पे जो पढ़ रहा है 8 बजे से वो पढ़ रहा है, सुबह 8 बजे से क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है। संजय हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 AM। उसके बाद है 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर कह रहा है कि फॉर का प्रयोग समय अब तक की समय अवधि का उल्लेख करता है। तो मोहन हैज बीन स्टडिंग दिस बुक सिंस 8 AM 10 AM। तो मोहन क्या कर रहा है कि 10 बजे से किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रीपोजिशन जो मैंने आपको बताया कि इसको किस तरह से आप यूज करेंगे। और भी ऐसे कई सारे ऐसे कुछ चीजें हैं जो प्रीपोजिशन में आपको ध्यान देना होगा। बशर्ते जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बताया कि इन का प्रयोग कैसे करते हैं, ऑन और अपॉन का प्रयोग कैसे करते हैं, एट का प्रयोग कैसे करते हैं, टिल का प्रयोग कैसे करते हैं, सिंस, फॉर, फ्रॉम का प्रयोग कैसे करते हैं, बिटवीन, बिसाइड्स, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनका भी एक एक जो है कंडीशन होती है किसी भी वाक्य में इनका प्रयोग करने का। ठीक है, बिफोर का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग। देखिए बिफोर का प्रयोग हम किसी चीज को कनेक्ट करने के लिए कहते हैं, वो हमने बताया भी है आपको ग्रामर में कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।